हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह फ्रॉम SKL क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक है जम्बलिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी टॉपिक को किसी और टाइटल से भी जाना होगा और वो है रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेज, या फिर आप लोगों को यह भी सुना होगा कभी रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेज। स्टूडेंट्स, होता क्या है इसके अंदर, एक्चुअली ये टॉपिक आज हमने इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले हम एक बहुत बड़ा टॉपिक सेंटेंसेस का कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं उनके बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में, वो सब चीजें हमने पढ़ी हैं। हमने जाना है कि सेंटेंस 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस उसके 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट 3 काइंड्स के होते हैं। हमने ये भी देखा कि प्रेडिकेट जो होते हैं उसके अंदर भी फिर 3 उसके ABC पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, कंप्लीमेंट आ जाता है, वो सब चीजें हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर सेंटेंस की क्या होती है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, क्या होती है उसकी, जिसके तहत हम किसी भी नए सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम नए सेंटेंस का निर्माण करते हैं। वो स्ट्रक्चर भी हमने उन सेंटेंसेस को पढ़ते हुए सीखा था। क्योंकि वो टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ये एक एक्सरसाइज है जिससे आपका एक रिवीजन हो जाए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। और अकेला कारण यही नहीं था, आप जैसे कुछ साथियों के बार बार रिक्वेस्ट भी आई हुई थी जो कह रहे थे कि सर एक बार जम्बलिंग वर्ड्स से संबंधित आप कुछ करवाइए। तो चलिए आज हमने उसी टॉपिक को लिया है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को करने से पहले थोड़ा सा एक बार आप इस टॉपिक के बारे में जान लें। ये जो जम्बलिंग वर्ड्स है या रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स है या रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स है, ये बिल्कुल वैसा ही एक गेम है जैसा आप बचपन के अंदर ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ करके एक टावर बनाते थे। छोटे बच्चों को आप गेम्स ला देते हो, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उनको वो बच्चे जोड़ते हैं और उसके बाद वो जोड़ जोड़ करके एक लंबा सा टावर बना देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये अलग अलग ब्लॉक्स आप लोगों को दे दिए गए हैं। यहां पर यू हैव टू रीअरेंज देम, ब्लॉक्स को आपको रीअरेंज करना है। आपको किस तरह से आप इनको अरेंज करोगे, कैसे आप इनको ज्वाइंट करोगे, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यह करना है। ये सेंटेंस के कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, और इनको आप लोगों ने तोड़ करके इधर उधर डाल दिया है। आप लोगों को इनको पकड़ पकड़ करके और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यही जम्बलिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। यही करना है आप लोगों को। तो ये जो टॉपिक है ये केवल रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चों के लिए ही नहीं है, ये सभी उन बच्चों के लिए भी है, उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो कहीं एडमिशन सीख करना चाह रहे हैं, जो HTET का या CTET का या CAT का एग्जाम्स देना चाहते हैं, जो CDS का एग्जाम्स देना चाहते हैं या UPSC का एग्जाम्स देना चाहते हैं। ये उन सब के लिए बहुत जरूरी ये टॉपिक बनता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जब इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे तो आपको वास्तव के अंदर ऐसा महसूस होगा कि रियली समथिंग न्यू वी हैव डन टुडे। आपको ऐसा आनंद आएगा। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई इस टॉपिक, जब आपको ये टॉपिक दिया जाता है जम्बलिंग वर्ड्स का, तो उसके अंदर एक चीज का आप ध्यान रखें। सबसे पहला आपको ध्यान एक ही चीज देखना है कि हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मैंने आप लोगों को जब सेंटेंस करवाए उस वक्त बताया था कि आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, आप वर्ब भी दे दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी। ये आपके हर सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर है। फिर समझ लीजिए एक बार आप इसको, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो इस चीज को ध्यान रखिए। सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट को अगर आपने ढूंढ लिया तो उसी के हिसाब से, उसी के संबंध से आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी होगी।
उस सेंटेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। उसके साथ आपको वर्ब को भी ढूंढना होता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को और फिर अदर वर्ड से जो कंप्लीमेंट बच जाता है पीछे का उसको भी आपको ढूंढना होता है। तो इन सब चीजों को अगर ये सब के सब इन सेंटेंसेस के अंदर ये जो कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस आपके यहां बिखरे हुए हैं इन सबके अंदर सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी होगी, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा और कंप्लीमेंट भी होगा। आपको बस क्या करना है, आपको इनमें से ढूंढ करके सब्जेक्ट कौन सा हो सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हमें पता है वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है, हमें यह भी पता है अगर कहीं पर भी नोट आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, हमें यह भी पता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ही आती है। ये सब चीजें हम आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनमें आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप लोग इससे पहले हमारे दूसरे जो सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं आप लोग एक बार उनको जरूर देख लें। तो अब आप आइए हम देखते हैं। मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढिए सेंटेंस के अंदर, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब उससे संबंधित, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। कई बार आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं भी मिलेगी सेंटेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो टेंसेस होते हैं उनमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस चलेगा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हो सकता है अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ना मिले, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, उसके साथ एस और ईएस लगा हुआ होगा। या पास्ट टेंस आपका हो तो वहां पर केवल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही मिलेंगी, हेल्पिंग वर्ब वहां पर ना हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज यू विल गेट हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है स्टूडेंट्स? वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है, आप लोगों को एक अलग से इनको डिस्कस हम करेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हेल्पिंग वर्ब से कौन कौन सी होते हैं। बी की फॉर्म्स होती है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर। डू की फॉर्म्स होती है हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड। और हैव की फॉर्म्स होती है हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड। ये तीनों जो हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो मोडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं आप जानते हो अच्छी तरह से, विल, शैल, कैन, मे, माइट, वुड, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, ओट इत्यादि, ये सब के सब मॉडल्स होते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, बी, डू एंड हैव फैमिलीज और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, वो सब मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। वो यहां पर हो सकती हैं और वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहां पर होंगी। उन चीजों को हम देखेंगे यहां पे। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर के दिखाता हूं, क्योंकि ये टॉपिक होगा, ये हर एग्जाम के अंदर आता है। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को, एक छोटे बच्चे इसको देख करके घबराएं नहीं, 8th क्लास तक के बच्चों के काम के शायद ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं होगा, ये उनके सीनियर बच्चों के ही काम का है। छोटे बच्चों के आते तो हैं लेकिन वो बहुत हल्के आते हैं, तो आप छोटे बच्चों के काम की ये चीजें नहीं हैं, ये केवल सीनियर बच्चों के काम की हैं। तो स्टूडेंट्स ये जब टॉपिक आएगा तो इसके साथ आपको लिमिटेड टाइम भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लगे रहे और एक ही सेंटेंस के ऊपर आपने 2 मिनट लगा दी, 4 मिनट लगा दी, 5 मिनट लगा दी। नहीं, आपका टाइम बटा हुआ होगा और हर सेंटेंस को आप मैक्सिमम 12 से 15 सेकंड ही दे सकते हो, इससे ज्यादा सेकंड आप नहीं दे सकते। आप लोगों को उसी के अंदर बहुत तेजी के साथ यह कार्य करना होगा, पकड़ना होगा, और वो तभी संभव है जब आप इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट्स पहले देखिए, ये एक सेंटेंस के पार्ट्स हैं जो बिखरे हुए हैं, जो डिसऑर्डर के अंदर हैं, जिनका अरेंजमेंट नहीं है, नहीं पता सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो आगे हैं, वो पीछे हैं, वो दाएं हैं, वो बाएं हैं, हमें नहीं पता। हमें तो इस स्ट्रक्चर को देख करके इनको रीअरेंज करना है। देखिए क्या है, थ्रस्ट क्विंचर, द बेस्ट, द वाटरमेलन इज इन समर्स। अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन दें तो हम ये कहते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंस तो नहीं दे रहा। ये स्ट्रक्चर सेंस कब देगा? जब ये इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। वो स्ट्रक्चर हमें इसकी बनानी पड़ेगी, हमें इसको एक सेंसफुल, एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसको बनाना है। तो आओ बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हमें देखना सब्जेक्ट ढूंढो इसके अंदर, सब्जेक्ट। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट हमेशा या तो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो पहले इस सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन ढूंढिए कौन कौन से हैं। थ्रस्ट क्वेंचर ये भी एक नाउन है। द बेस्ट नाउन नहीं हो सकता। द वाटरमेलन ये भी एक नाउन है। इज इन समर्स
समर्स नाउन हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्रीपोजिशन आ रहा है पहले इसलिए वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। आइए अब आप देखिए हमारे पास थ्रस्ट क्विंचर है और द वाटरमेलन है। अब बच्चों इनमें ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट हमारा, अगर हम थ्रस्ट क्विंचर देते हैं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर आगे बन नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि वाटरमेलन जो है इसको नंबर 1 दे दो। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि कभी भी जंबलिंग वर्ड्स को आप फेयर में नहीं करेंगे। आप कभी भी केवल बगैर सोल्व किए हुए आंसर शीट के अंदर, आपके ओआरएम शीट के अंदर आप सीधे के सीधे इसको ABCD जो आते हैं वो नहीं डालेंगे। आप लोग पहले रफ के अंदर इसको सोल्व करेंगे, इनको नंबरिंग डाल दो। आपने द वाटरमेलन को सब्जेक्ट कंसीडर किया है। अब क्योंकि बेटा द वाटरमेलन सब्जेक्ट आ गया तो इसकी वर्ब देखिए। अब वाटरमेलन तो सिंगुलर है तो इसकी सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो आइए क्या है हमारे पास वर्ब, क्या है? थ्रस्ट क्विंचर वर्ब नहीं है, द बेस्ट ये भी नहीं है, ये एडजेक्टिव आ गया। इज, ये इज वर्ब है हमारी, ये रहा इज। तो वाटरमेलन सिंगुलर है, इसकी वर्ब भी सिंगुलर ही आ गई, 2 नंबर हमने इज को दिया। तो ये होगा द वाटरमेलन इज। अब आप आइए थ्रस्ट क्विंचर। थ्रस्ट क्विंचर क्या होता है बेटा? थ्रस्ट मींस प्यास और क्विंचर मींस बुझाने वाला, प्यास बुझाने वाला। बिल्कुल ठीक है। तो ये आगा द वाटरमेलन इज थ्रस्ट क्विंचर। लेकिन उससे पहले एक और चीज आ गई, द बेस्ट। अब ये एडजेक्टिव है तो ये किससे पहले आएगा? थ्रस्ट क्विंचर से पहले आएगा। ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो ये होगा, अब आप देखिए द वाटरमेलन इज द बेस्ट थ्रस्ट क्विंचर इन समर। ये आपका कंप्लीमेंट आ गया। ये देखिए अब आपका सेंटेंस बन गया। ये अगर आप बनाएंगे सेंटेंस तो आपका सेंटेंस बना द वाटरमेलन इज द बेस्ट थ्रस्ट क्विंचर इन समर। अब स्टूडेंट एक चीज करना, आप लोग देखिए इनके अंदर थ्रस्ट है, क्विंचर है, द बेस्ट, द वाटरमेलन इज इन समर। ये वर्ड्स भी हो सकते हैं और ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं। आप लोग इनको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। जो इन्होंने कॉलम बना रखे या सेलेंटिक लाइंस लगा रखे हैं, इनके मान लीजिए वाटरमेलन है तो वाटरमेलन, द वाटरमेलन है तो द वाटरमेलन को ही आप इकट्ठा रखेंगे। यहां पर थ्रस्ट क्विंचर है तो थ्रस्ट क्विंचर को ही इकट्ठा रखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थ्रस्ट को एक जगह ले जाओगे और क्विंचर को एक जगह ले जाओगे। इस तरह से ये आपका द वाटरमेलन, ये आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। इज आपका क्या होगा? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही है, वर्ब यही है बस इसके अंदर। द बेस्ट आपका ये एडजेक्टिव होगा, थ्रस्ट क्विंचर ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, इन समर ये आपका अदर वर्ड्स के अंदर कंप्लीमेंट आप इनको कह सकते हो। तो कुछ हुआ ना, कुछ दिमाग को हिलाना पड़ा ना इसके अंदर। दिमाग की तो आप पे कमी है ही नहीं, हिलाओ उसको थोड़ा सा, उसकी एक्सरसाइज करवाइए। आइए नेक्स्ट आइए, अराउंड इट इज। हाँ मैं आपको बताना भूलगा, आप लोगों को ये जो टॉपिक होगा जंबलिंग वर्ड्स का, ये ऐसा लगेगा जैसे कि इट इज ए पैराग्राफ, यानी कि सेंटेंस सेपरेट होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि वो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने जो आपकी एक्सरसाइज ली है ये भी आज ऐसा ही लिया है जैसे कि एक पैराग्राफ हो। तो ये वाटरमेलन से संबंधित है। पहला आपने सेंटेंस जो लिया वो वाटरमेलन से था। आइए अगला देखते क्या है। अराउंड इट इज 96 कंट्रीज कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड। अब बच्चों चीज तो वही है, फिर ये इसी तरह से बिखरा पड़ा है, फिर सेंटेंसेस इकट्ठे, जो इसके कंपोनेंट्स है वो इकट्ठे नहीं है, फिर ये विदाउट गिविंग मीनिंग ए सेंटेंस आप इसको कह सकते हो। आप कह सकते हो कि इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट्स नॉट गिविंग ए सेंस। तो अब आप आइए इसके लिए क्या करें, फिर ढूंढिए। अराउंड सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इट इज ये सब्जेक्ट हो सकता है, इट सब्जेक्ट हो सकता है जिसके साथ इज लगा हुआ है। 96 कंट्रीज सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि ये नाउन है। कल्टिवेटेड ये वर्ब है, नहीं हो सकता। द वर्ल्ड ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब बच्चों आओ देखते हैं, एक एक को देखते हैं। इट इज 96 कंट्रीज द वर्ल्ड। अब मुझे ये लग रहा है कि हम और जो सेंटेंस बना 96 कंट्रीज कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड, इट इज अराउंड, एक तरह से तो बनता है लेकिन फिर ये पोर्शन बच गया। अगर हम द वर्ल्ड को द वर्ल्ड कल्टिवेटेड इन
अराउंड इट इज 96 कंट्रीज, बात नहीं बन पा रही है। मैं जहां मेरा विजन बात कर रहा है, जो एक मैप मेरे दिमाग में बन रहा है, वो ये लग रहा है जैसे इट को हमें सब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। नंबर 1 इसको दे दीजिए, आप नंबरिंग दीजिए जरूर, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। इट को आप सब्जेक्ट कंसीडर कीजिए, इज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई, इट इज। अब इसके साथ मेन वर्ब चाहिए हमें। अब मेन वर्ब देखो बच्चों कौन है, अराउंड मेन वर्ब नहीं है, कल्टीवेटेड ये रहा, कल्टीवेटेड ये वर्ब आ गई, आप इसको 2 नंबर दे दीजिए। सो इट इज कल्टीवेटेड इन अब आप आइए इन 96 कंट्रीज, ये आपका 3 आ गया। In 96 countries around for the world 5। बड़ी बात। फिर देखिए, इट को हमने सब्जेक्ट लिया, इट इज वर्ब चाहिए इसके बाद। अरे भैया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने इट सब्जेक्ट आ गया, इट आपका सब्जेक्ट आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब हमें वर्ब चाहिए, ये कल्टीवेटेड आ गया वर्ब, आप इसको दे दीजिए। आइए हम करते हैं, लिखते हैं, ये आ गया इट इज कल्टीवेटेड, इट इज कल्टीवेटेड। अब इसके साथ इन दे रखा, प्रीपोजिशन दे रखा है। अब इस इन ने हमें बाध्य कर दिया कि इसके बाद 96 कंट्रीज ही आएगा। इट इज कल्टीवेटेड इन 96 कंट्रीज, इट इज कल्टीवेटेड इन 96 कंट्रीज अराउंड। अब हम द वर्ल्ड भी दे सकते थे, लेकिन फिर अराउंड रह जाएगा, इसलिए अराउंड वर्ल्ड से पहले देना पड़ेगा। 96 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये देखिए आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है, इट इज कल्टीवेटेड। हमारा पहला सेंटेंस क्या था, द वाटरमेलन इज द बेस्ट थ्रस्ट क्वेंचर इन द समर, कि वाटरमेलन समर के अंदर, गर्मियों के अंदर सबसे अच्छा एक फल है जो प्यास को बुझाने वाला है। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज कल्टीवेटेड इन 96 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि ये जो फल है कौन सा, वाटरमेलन, ये वर्ल्ड के अंदर 96 कंट्रीज को, 96 कंट्रीज के अंदर कल्टीवेटेड का मतलब होता है खेती की जाती है इसकी। तो ये इट आपका हो गया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब और कल्टीवेटेड वर्ब इन 96 कंट्रीज, ये आपके ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट पूरे का पूरा पोर्शन बच गया आगे का, राइट। आगे आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अगर ध्यान ज्यादा देंगे इसके ऊपर तो ये बहुत बड़ी बात है नहीं, हो जाएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आप लोग करोगे तो। नाउ टेक द थर्ड सेंटेंस अगेन, रीअरेंज वी हैव टू डू। In Africa, about 500 years grown ago, it was first. Students again try to find out the subject, then helping verb, then object. अब ये सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब चीजें हम आप लोगों के साथ बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, एक्शन डूअर है। किसी भी सेंटेंस के अंदर वो नाउन या प्रोनाउन जो कोई एक्शन कर रहा है उसको आप सब्जेक्ट कहोगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत अधिक। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब की हेल्प करेगी मीनिंग देने के। वर्ब क्या है, ये एक्शन वर्ड है। पूरे सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आत्मा है सेंटेंस की वो वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट ये एक्शन रिसीवर होता है। ये एक्शन रिसीवर, ये वर्ब से जो सब्जेक्ट एक्शन करेगा वो इसके ऊपर जाके ये उसको रिसीव कर लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से अब हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो इसी तरीके से लेनी पड़ेगी, यही मेथड हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इत्यादि इत्यादि। तो आइए थर्ड के अंदर, इन अफ्रीका अबाउट 500 ईयर्स ग्रोन अगो इट वाज फर्स्ट। अब इसके अंदर इन अफ्रीका है तो अफ्रीका नाउन, लेकिन इससे पहले प्रीपोजिशन आ गया है, बन भी सकता है सब्जेक्ट, लेकिन चलो देखते हैं और कुछ इसी बेहतरीन देखते हैं। अबाउट 500 ईयर्स ग्रोन अगो इट वाज फर्स्ट। मुझे बच्चों ऐसा लग रहा है कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर अगेन वी हैव टू सेलेक्ट दिस नाउन, दिस सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। ये इट वाज, इसको आपको फर्स्ट देना पड़ेगा। इट आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गया इसके साथ, इट वाज, ये नंबर 1। अब वाज आ गया, डेफिनेटली इसके बाद अब आपको वर्ब ढूंढिए, या तो वर्ब होगी
या तो यही मेन वर्ब बन जाएगी, अगर यही होगा तो सेंटेंस का अलग एक तरीका होगा, और अगर वर्ब होगी तो इसके तुरंत बाद आएगी। देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, अगर ये वाज को हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो उसके बाद वर्ब चाहिए हमें, और वर्ब कौन हो सकता है? अफ्रीका नाउन होगा, अबाउट 500 ईयर्स ये भी नाउन है, ग्रोन ये रहा वर्ब, ये आ गई वर्ब, ये 2 नंबर पर। सो इट वाज ग्रोन, इट वाज ग्रोन इन अफ्रीका, ग्रोन इन अफ्रीका 3। First, 4. It was grown in Africa first about 500 years. 4 ये 500 years ago ये रहा, और ये आपका 6। इस तरह से जो 6 वर्ड्स, जो 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस इधर उधर बिखरे हुए थे, उनको आप लोगों ने अरेंज कर दिया। आ जाओ अब नंबर 1 से अरेंज करते हैं। ये हो गया इट वाज, इट वाज। Number 2, grown. It was grown. Third, in Africa. It was grown in Africa first. First, about 500 years. About 500 years ago. ये लो बच्चों, ये बनेगा। इट आपका सब्जेक्ट होगा, वाज हेल्पिंग वर्ब होगा, ग्रोन आपका वर्ब होगा, इन अफ्रीका फर्स्ट अबाउट 500 ईयर्स अगो। बच्चों आप इसको ऑब्जेक्ट कहिए, आप इसको कंप्लीमेंट कहिए, आप इसको अदर वर्ड्स कहिए, सब का सब पीछे चला गया। आप लोगों की स्ट्रक्चर यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट होते, ये वर्ब तक, ये होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, और इस तरह से ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। आपका सेंटेंस बनेगा इट वाज ग्रोन इन अफ्रीका फर्स्ट अबाउट 500 ईयर्स अगो। वो कहता है कि ये अफ्रीका के अंदर सबसे पहले 500 साल पहले इसको ग्रो किया गया था, इसको उगाया गया था, इसकी फसल पैदा की थी अफ्रीका के अंदर 500 साल पहले। किसकी? वाटरमेलन, वाटरमेलन ये रहा, इसी की बातें चल रही, इसी की चर्चा चल रही है। आइए अब इस एक्सरसाइज का 4th सेंटेंस, इसके बाद हम अगले सेंटेंस लेंगे। 4th सेंटेंस के अंदर क्या है? से दैट एट द इट वाज ग्रोन सम रिसर्चर्स सेम टाइम इन इंडिया। अगेन प्रॉब्लम, again these are not into a sequence, all the parts of sentence are spread here and there, they are into not a proper order। तो come on, say that subject नहीं हो सकता, at the subject नहीं हो सकता, it was grown subject नहीं हो सकता। यस हो सकता है, यहां पर इट को सब्जेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं, हो गया सम रिसर्चर्स, ये रहा नाउन, सम रिसर्चर्स ये आपका नाउन आ गया। सेम टाइम इन इंडिया आपका सब्जेक्ट ये आ गया, सम रिसर्चर्स। आओ स्टूडेंट्स कम ऑन, सम रिसर्चर्स, सम रिसर्चर्स को बच्चों नंबर 1। अब सम रिसर्चर्स के बाद आप दो, अब वर्ब चाहिए। कौन सी वर्ब है बेटा? गौर करके देखिए, रिसर्चर्स इट इज प्लूरल, योर सब्जेक्ट इज प्लूरल बिकॉज इट इज रिसर्चर्स, इट इज प्लूरल, और प्लूरल के लिए अब हमें वर्ब चाहिए। तो देखिए अगर प्रेजेंट होगा तो उसके लिए वर्ब हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पर हमारे पास से आ रहा है, ये राशि, अगर ये सिंगुलर होता तो ये शेज होना चाहिए था, बट इट इज प्लूरल सो इट इज से। सम रिसर्चर्स से दैट, सम रिसर्चर्स से दैट। अब आप आ गई, से दैट को 2 नंबर दे दीजिए। से दैट एट द सेम टाइम इन इंडिया, दैट इट वाज ग्रोन एट द सेम टाइम। यस, इसको आओ पहले आप 2 3, एट द सेम टाइम 4, इट वाज ग्रोन 5, इन इंडिया 6। आप कह रहे होगे कि सर आप तो बड़े इजीली कर रहे हैं, आप भी करोगे। आप एक बार एक्सरसाइज के अंदर आकर के तो देखिए, आप भी इसी तरह से करेंगे। आइए, सम रिसर्चर्स से दैट, ये जब आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर चलोगे, कुछ एक्सरसाइज करने के बाद आप इसी तरह से करेंगे। सो सम रिसर्चर्स से दैट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम 5 नंबर, इट वाज ग्रोन at the same time it was grown in India।
in India. आइए, some researchers, this is your subject, say that, say आपका verb आ गया, that at the same time it was grown in India, complement आ गया, other words आ गया, सारे का सारा पोर्शन आपका बाकी आ गया। आपको मेन जो आप लोगों ने चीज की है वो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। हालांकि इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं, हमारे पास वर्ब आ गई, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब होगा। हो सकता है कई बार वर्ब ना हो, छोटे सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का कार्य कर देती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वर्ब होगा, वर्ब नहीं तो हेल्पिंग वर्ब होगा, इनमें से एक चीज होगी। तो इस सेंटेंस के अंदर इस तरह से ये हमारे सेंटेंस हो गए। अब इसके आगे के थ्री मोर सेंटेंसेस हैं, हम उन पर भी डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स,